अंततः कांग्रेस को कर्नाटक में मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सिद्धारमैया मिल गए हैं या इस डिसीजन पर पहुंच गए हैं। डिप्टी सीएम के तौर पर शिव कुमार सिर्फ एक डिप्टी सीएम रहेंगे, इस बात पर जोर दिया गया है। कुल मिलाकर समस्या का समाधान मिल गया है। लेकिन क्या सिर्फ यही समस्या थी? अब मंत्रिमंडल में कौन कौन आना चाहता है, कुछ नाराजगी के स्वर भी सुनने को मिल रहे हैं। फिर ये भी कहा जा रहा है कि कर्नाटक की इस जीत को लंबा भुनाया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव जो राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में होने हैं, वहाँ पर भी इस जीत के साथ उत्साहित कांग्रेस कार्यकर्ता और नेता जो हैं वो आगे बढ़ते दिखाई देंगे। 2024 ज़्यादा दिमाग में है। बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी मेरे साथ मौजूद हैं और वरिष्ठ पत्रकार सुमित अवस्थी जी मेरे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विनोद जी, शुरुआत आपसे करना चाहूँगा। सबसे पहले, क्या कर्नाटक में ये सरकार आपको मजबूत दिखाई पड़ती? बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि कर्नाटक में खींचतान चलेगी या फिर पहले तो मुख्यमंत्री बनाने को लेकर, अब हम देख रहे हैं कि कुछ विरोध के स्वर या कुछ नाराज़गी के स्वर भी आ रहे हैं कि कोई दलित नहीं बना या कोई पिछड़ा नहीं बना या फिर सबको बराबर का। आपने देखा था कि कोई मुस्लिम भी डिप्टी सीएम बनना चाहिए, इस तरह की भी मांग उठ रही थी। तो क्या अभी कांग्रेस के सामने चुनौतियाँ हैं, समाधान निकल गया? देखिए, चुनौतियां तो हमेशा बनी रहती हैं किसी भी राजनीतिक दल के सामने। अब क्या है कि अभी तक तो ये था कि सीएम कौन बनेगा, सिद्धारमैया बनेंगे कि डीके शिव कुमार बनेंगे। हम लोगों को भी इसी में हम भी उलझे हुए थे, खबर नवीस लोग जो मीडिया के लोग हैं। अब वो हो गया डिसाइड। अब कहानी ये है कि अभी खबर आ रही है चैनलों पर कि परमेश्वर जी नाराज़ हैं कि दलित समुदाय से बनना चाहिए, वो नाराज़ हैं एमबी पाटिल की लिंगायत को 3-4 होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें चलेंगी। असली खेल अब ये शुरू होगा कि अभी मंत्रालयों का बंटवारा होगा, मंत्री बनने हैं, तो उसमें जो शेयर, जो साझेदारी, जो हिस्सेदारी है, उसको लेकर अब दबाव की राजनीति भीतर ही भीतर शुरू होती है कि भाई इस तरह से थोड़ा अपना तेवर दिखाओ तो पार्टी में कोई मान मनोबल होगी, फिर कोई अच्छा डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ये कुल मिला के उसका मसल फ्लेक्सिंग का खेल होता है जो राजनीतिक दलों में चलता है। लेकिन ऐसा कोई बड़ा संकट मुझे इसलिए नहीं लगता है कि अब कांग्रेस पार्टी जो है कर्नाटक के चुनाव में जिस तरह से जीती है, अगर ये जीत मान लीजिए बिल्कुल मार्जिनल होती तो भी थोड़ा बहुत संकट की स्थिति थी। अब 135 विधायक हैं उसमें और एक सपोर्टर मिला करके 136 के आसपास हैं। उसमें ये इस तरह की आवाज़ें सिर्फ मंत्रालय पाने की एक कवायद हो सकती है। कोई बड़ा संकट इसलिए भी नहीं है कि जब पार्टी जीतने लगती है और जीतती हुई दिखती है, तब कोई पार्टी के खिलाफ अंदर तो भले ये सब शोर शराबा कर ले, लेकिन कोई बड़ा कदम उठाने की स्थिति में नहीं रहता है। अब मैं एक उदाहरण देता हूँ। अब उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री हैं। पिछली सरकार में भी 2 उप मुख्यमंत्री थे, न तब दलित था ना अब दलित है। अब वहाँ प्रदेश अध्यक्ष जाट, ओबीसी उप चीफ मिनिस्टर, ब्राह्मण उप मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ जो बस योगी हैं लेकिन जन्म की जो जाति है वो राजपूत। अब दलित कहें कि साहब हम तो जो है, तो ऐसा कहाँ होता कि मान लीजिए 36 कौमें हैं तो 36 डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दोगे क्या? ये पार्टी का अपना फैसला है। और रही बात जहाँ तक दलित की है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना करके कांग्रेस पार्टी ने दलितों को संदेश दे दिया कि जो पार्टी का सबसे बड़ा पद है वो जब एक दलित को मिल गया और उसी राज्य के हैं वो कर्नाटक से जी, तो इससे बड़ा और पद क्या होगा? कल को मान लीजिए कोई ये कुल मिला के कि एक बार्गेन होता है पार्टी में अपने सौदेबाजी का। सुमित जी, क्या कर्नाटक में समाधान मिल गया? ये बहुत सामान्य घटना है या कर्नाटक में जो भी घटनाक्रम हाल के दिनों में चला है, आपको लगता है कि उसने एक ऐसा मैसेज दिया है कि यहाँ पर वैसी ही खींचतान है जैसी छत्तीसगढ़ में बघेल और सिंहदेव के बीच में थी, या फिर सिंधिया जिस वजह से नाराज हो गए, या पायलट अशोक गहलोत, ऐसा कुछ इंप्रेशन गया, या आपको लगता है कि ऐसी कोई स्थिति कर्नाटक में नहीं? हर राज्य में, हर पार्टी में इस तरह के 2 या 3 बड़े नेता होते हैं, उनका अपना अपना गुट होता है और पार्टी इसी वजह से फलती फूलती भी है कि आप जब हेल्दी कॉम्पिटिशन होता है आपस में, सिंधिया वर्सेज दिग्विजय वर्सेस कमलनाथ वर्सेस हुआ करता था। अर्जुन सिंह एक दिग्गज नेता हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के मध्य प्रदेश में, शुक्लास थे छत्तीसगढ़ से। मतलब ऐसी जब आपस में हेल्दी कंपटीशन होता है तभी पार्टी हर तबके में, हर वर्ग से निकल कर आती है और पार्टी बड़ी बनती है। ये काम सेंट्रल लीडरशिप का है कि किसको कब तवज्जो देनी है और क्यों तवज्जो देनी है और बाकी सबको कैसे बना के रखना है। तो कर्नाटक में जहाँ तक रही बात इस चीज़ को लेकर कि सिद्धारमैया और शिव कुमार के बीच तनाव था, तनातनी थी, ऐसा नहीं था। अगर ऐसा होता तो आपका कैंपेन जो 1.5-2 महीने से चल रहा था, या अगर मैं और पीछे लेके जाऊँ, आप भारत जोड़ो यात्रा की वो तस्वीर याद करिए कि राहुल गांधी के साथ दोनों का हाथ पकड़ के दौड़ाया उन्होंने। एक 75 साल का आदमी, एक 62 साल का आदमी, और राहुल गांधी 50 साल के, इन तीनों लोग दौड़ रहे हैं एक हाथ जोड़ के। तो इतना वक्त था, कहीं ना कहीं बवाल हो ही जाता, कहीं ना कहीं नाराज़गी दिखी जाती।
तो इस कम से कम इस कर्नाटक को लेकर वो दिक्कत नहीं थी। ये बात समझ में आ चुकी थी दोनों बड़े नेताओं को कि ये चुनाव जीतना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एकता बहुत ज़रूरी है, और उसी रास्ते पे चले। सिद्धारमैया ने कहा कि आखिरी चुनाव है, सिद्धारमैया की पैन कर्नाटक उनकी अपील है। सिद्धारमैया को, जैसे विनोद जी लगातार कह रहे हैं कि राहुल गांधी एडमेंट थे पिछली बार की सिद्धारमैया ही बनने चाहिए, और फैक्ट भी है कि जिस पार्टी में बड़े बड़े नेता रहे हो कर्नाटक में, वीरप्पा मोइली जैसे, खड़गे साहब जैसे, शिव कुमार जैसे, उनको ना बना के सिद्धारमैया जो 7-8 साल पहले पार्टी में आए उनको मुख्यमंत्री 2013 में बना दिया। तो ये बड़ा फैसला था कांग्रेस पार्टी के लिए। इसको हम बातचीत नहीं करते, हम इस बारे में बातचीत करते हैं कि हेमंत बिस्वा शर्मा को भारतीय जनता पार्टी ने बना दिया, माणिक साह को बना दिया, पर ये क्यों नहीं बात करते हैं कि कांग्रेस की लीडरशिप भी बाहर के आए काबिल नेताओं को पहचान देती है, ताकत देती है, और सिद्धारमैया पर वो ट्रस्ट था। और ये भी फैक्ट है कि जब चुनाव हारे, वो हारे कहाँ, वोट परसेंटेज तो ज़्यादा था। जब बीजेपी के नेताओं के तर्क है कि हम 36% पर बने हुए, हमारा वोट नहीं घटा 2018 के मुकाबले 2023 में, तो ये तर्क तो सिद्धारमैया के साथ भी था कि उन्होंने तो 2% तर्क बीजेपी से ज़्यादा लिया था। तो कहीं वो तनाव नहीं था। तनाव सिर्फ इतना सा था कि कुछ चीज़ें, कुछ खबरें फैलाई गई सर्कल में बीते 5 दिनों में, जिससे ये लगा कि कई सारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने वाले, जिससे ये लगा कि लिंगायतों का बनना बहुत ज़रूरी है, जिससे ये लगा कि डीके शिव कुमार को एक ही चीज़ कहा जाएगा कि या तो डिप्टी सीएम बनिए या प्रदेश अध्यक्ष बनिए। तो उसका रास्ता निकाल लिया। शिव कुमार के पास डिप्टी सीएम भी रहेगा और पार्टी के अध्यक्ष भी रहेंगे, और बड़ा क्लियरली आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 2024 का चुनाव उनके नेतृत्व में पार्टी कर्नाटक में लड़ेगी। यानी जो 28 कैंडिडेट सिलेक्शन होंगे कर्नाटक के लोकसभा के, वो सिद्धारमैया साहब नहीं, वो शिव कुमार साहब तय करेंगे। और ये दिखा देगा कि शिव कुमार की कितनी पकड़ है, और शिव कुमार की वजह से पार्टी आज कांग्रेस दोबारा कर्नाटक में खड़ी हुई, इसीलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग तो छोड़ के चले गए थे जब कुमार स्वामी की सरकार गिरी थी। मध्य प्रदेश पर बड़ा फोकस हो रहा है। सिंधिया का एक फैक्टर है जो कि अब कांग्रेस से निकलकर बीजेपी में गए, उनका पूरा एक गढ़ है वहाँ पर। दिग्विजय सिंह, अजय सिंह राहुल भैया जो हैं वो काफ़ी प्रयासरत हैं और सिंधिया को घेरने की कोशिश की जा रही है। खबर ये भी आ रही है कि कमलनाथ चाहते हैं कि कुछ चुनावी मैनेजमेंट जो है वो शिव कुमार देखें। कर्नाटक का इम्पैक्ट क्या मध्य प्रदेश पर, और ये मध्य प्रदेश बार बार इसलिए हो रहा है, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसका चुनाव अभी हाल में होना, वो राजस्थान और छत्तीसगढ़, इनका सीटों की संख्या देखें, लोकसभा सीटों की संख्या लगभग एक जैसा कर्नाटक और इसका, और फिर जैसा जो पॉलिटिकल आप देखते हैं रस्साकशी, हालांकि वहाँ जेडीएस एक फैक्टर है, लेकिन देखा जाए तो सीधा सीधा कांग्रेस बीजेपी का मुकाबला है। क्या आप कुछ समानता पा रहे हैं, और मध्य प्रदेश में क्या कांग्रेस आपको कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा उत्साहित दिख रही है? देखिए, सबसे बड़ी समानता तो मध्य प्रदेश और कर्नाटक में ये एक, दोनों जगह सरकारें जो है वो गिरा करके बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई। हाँ, ये एक बहुत बड़ी समानता। वहाँ कुमार स्वामी मुख्यमंत्री थे, ऑपरेशन लोटस, दोनों, सबसे पहला ऑपरेशन लोटस कर्नाटक में हुआ और उसके बाद मध्य प्रदेश में हुआ। तो इसलिए सबसे बड़ी समानता तो यही है। जनता को भी तय करना है कि इस तरह के ऑपरेशनों को कितना स्वीकार्यता देती है। कर्नाटक की जनता ने तय कर दिया, उसने 135-136 का बहुमत दे दिया कि भाई अब ऑपरेशन लोटस की कोई गुंजाइश न रहे, जैसे राजस्थान में फेल हो गया था। तो अब मध्य प्रदेश की जनता को तय करना है कि ऑपरेशन लोटस उन्हें स्वीकार है कि नहीं स्वीकार है। नतीजों से ये भी सब तय होगा। दूसरी बात ये है कि मध्य प्रदेश में जो स्थिति है भी, सिंधिया जी अपने क्षेत्र में जाहिर है वो, उनको भिंड मुरैना वाला इलाका जो है, ग्वालियर चंबल संभाग जो है, इंदौर से लेकर के वहाँ तक, वो उनकी काफ़ी, उनके पिताजी की कई राजनीतिक जमीन रही है वो, और उसको ज्योतिरादित्य जी ने आगे बढ़ाया। लेकिन ये भी तथ्य है कि 50-55 साल में पहली बार ग्वालियर नगर निगम का चुनाव कांग्रेस जीती, जब सिंधिया जी बीजेपी में चले गए। तो अब इसके भी कुछ मायने होंगे कि अपने शहर में। और दूसरी बात ये है कि जो भारतीय जनता पार्टी के अंदर टिकटों को लेकर जो खींचतान है, जो 23 विधायक इनके साथ गए थे सिंधिया जी के साथ, अब वो सब टिकट मांगेंगे, और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि वो दोबारा उन सारी जगहों पर बीजेपी के पहले से बैठे हुए हैं। अच्छा, वो चुनाव जो हुआ था उसमें वो जीत के भी आ गए थे, कुछ उसमें जीत गए थे, कुछ हार गए थे। तो जो ज़्यादातर जीत के आई, इमरती देवी जैसी हार गई थी, लेकिन बाकी लोग जीत के आए। तो उसमें क्या है कि अब उनको दोबारा टिकट मिलेगा, तो जो पहले के बैठे हुए हैं वो कितना उसको हजम कर पाएंगे, एक तो ये बड़ा संकट है। दूसरा ये है, जिस तरह कर्नाटक में वो सारे दल बदलू लगभग चुनाव हार गए, जो 15-17 जो गए थे कर्नाटक छोड़ करके, कांग्रेस छोड़ करके और जेडीएस छोड़ करके बीजेपी के साथ, उसमें लगभग काफ़ी, हमने खुद ये खबर कराई अपने अमरउजाला.com में कि वो हार गए चुनाव। तो ये भी बीजेपी देखेगी कि अगर दल बदलों को जनता अस्वीकार कर रही है तो कहीं उसका नुकसान ना उठाना पड़ जाए। अब उनके टिकट कटेंगे कि रहेंगे, ये एक बड़ा पेच है। और 23 विधानसभा क्षेत्र 23-24 जो है कम नहीं होती। इसके अलावा वहाँ शिवराज सिंह चौहान, कई बार बड़े नेता ताकत भी देते हैं और कई बार बड़े नेता समस्या भी बनते हैं। बीजेपी में इस वक्त जो बड़े नेता हैं, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, कैलाश विजयवर्गीय हैं,
मतलब जो नरोत्तम मिश्रा हैं, बी डी शर्मा हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो अब उनमें अपने अपने, और ये मजेदार बात ये है कि नरोत्तम मिश्रा, बी डी मिश्रा और ज्योतिरादित्य सिंधिया ये ग्वालियर से ही हैं, उसी क्षेत्र से हैं। तो तोमर जी भी भिंड से हैं, वो वही क्षेत्र है। तो 4 बड़े नेता एक ही क्षेत्र से हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो अब वो अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने के लिए उनमें कितना सामंजस्य होगा, कितना समन्वय होगा। अभी तो हम डी के शिवकुमार और सिद्धारमैया की चर्चा कर रहे थे, अब हमको चर्चा करनी चाहिए शिवराज सिंह चौहान बनाम इन सारे नेताओं की। शिवराज सिंह चौहान पर कोई इम्पैक्ट आप कर्नाटक के चुनावी नतीजों का देख रहे हैं? उनकी अपनी परेशानियां, अपनी चुनौतियां मध्य प्रदेश की, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन एकदम से चार्ज अप दिखाई दे रही है कांग्रेस मध्य प्रदेश में। ऐसा लग रहा है उनको कोई बहुत बड़ा मुद्दा मिल गया है, कर्नाटक की जीत ने बड़ा उत्साहित कर दिया। कुछ कंपेरिजन देखते हैं आप? देखिए, जाहिर तौर पर कांग्रेस को संजीवनी का काम तो किया है इस जीत ने, कर्नाटक की जीत ने। और जिस तरीके से कर्नाटक की वजह से कांग्रेस के तमाम नेता जो एकता दिखाई दे रही है पार्टी के अंदर, मैं आपकी बात का जवाब दूं, एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा। आज सुबह से कर्नाटक के नतीजा घोषित करने के पहले जो कुछ तस्वीरें कांग्रेस के नेताओं की तरफ से पोस्ट हुई हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो बीजेपी को सीधे बीजेपी को एक तरीके से करारा तमाचा है। बीजेपी कहती है परिवारवादी पार्टी है। कल भी ये कहा गया कि बगैर गांधी इसके तो सॉल्व नहीं होगा, राहुल गांधी सोनिया गांधी को टांग अड़ानी पड़ेगी। इनफैक्ट दोनों नेता आए, दोनों ने मिला भी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस बात को कहा गया कि भाई दोनों, बाकायदा के सी वेणुगोपाल ने अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि हम शुक्रिया अदा करते हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी का नाम भी लिया, सोनिया का, राहुल का, प्रियंका का, ये सब चीज़ें हुई। लेकिन जो तस्वीरें आज सामने आई ना, कल शाम को देर रात तक बैठक चली खड़गे साहब के घर पे, उसमें 5 आदमी बैठे हुए हैं। खड़गे साहब हैं, सिद्धारमैया हैं, डी के शिवकुमार हैं, प्रभारी रणदीप सुरजेवाला और संगठन महामंत्री के सी वेणुगोपाल है। आज सुबह दूसरी तस्वीर आई। इस खबर के बाद खबर आ गई एएनआई के जरिए तमाम जगहों पर कि सिद्धारमैया मुख्यमंत्री होंगे, शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। ये खबर सुबह 5:30, 5:30, 6 बजे की है। ज़्यादातर चैनलों ने अपने बुलेटिन की शुरुआत आज सुबह इस चीज़ से की। फिर एक तस्वीर आती है 10, 10:30 बजे, जिसमें खड़गे साहब बीच में खड़े हैं और दोनों नेताओं को उन्होंने हाथ पकड़े हुए हैं। उसको उन्होंने ट्वीट किया, कांग्रेस के ऑफिशियल हैंडल ने, ये दिखाते हुए कि मामला सुलझ गया है, अब चीज़, अब दिक्कत नहीं बची। फिर हम साथ साथ हैं। फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का नाम आ गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के ठीक पहले जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली थी, नाश्ता करते हुए तस्वीर आती है, डोसा खाते हुए। उसमें भी रणदीप सुरजेवाला, डी के शिवकुमार, सिद्धारमैया और खड़गे साहब सॉरी के सी वेणुगोपाल दिखते हैं। तो ये 3 तस्वीरें दिखाती हैं कि गांधी परिवार का वो सोकॉल्ड दखलंदाजी नहीं थी। हो सकता है हो पर्दे के पीछे परसेप्शन ये क्रिएट किया गया कि ये खड़गे साहब का फैसला है। खड़गे साहब कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जिस पर ये इल्ज़ाम लगा कि खड़गे साहब तो पपेट होंगे, खड़गे साहब तो कठपुतली की तरह काम करेंगे, कांग्रेस के असली नेतृत्व तो गांधी परिवार के पास है। अब जब ये स्थापित होने की कोशिश होने लगी है कि खड़गे साहब पार्टी चला रहे हैं, तो खड़गे साहब ने पहला रिजल्ट भी दे दिया, अपने प्रदेश को जिता के दिखा दिया। अब खड़गे साहब की चुनौती बढ़ जाती है। अब खड़गे साहब को बाकी उन राज्यों में, हिंदी भाषी राज्यों में जिता के दिखाना है, जो उनके लिए ज़्यादा मुश्किल काम है। क्योंकि मध्य प्रदेश में या छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना तब भी मैं मान सकता हूँ, किसी ट्राइबल सीट पर जाकर किसी नेता से पूछो कि खड़गे को जानते हैं क्या, तो नहीं जानते होंगे। वहाँ भी इंदिरा गांधी चलेगा, वहाँ भी प्रियंका चलेंगी, वहाँ भी राहुल ही चलेगा। चेहरे वही बिकेंगे क्योंकि उन राज्यों में उन्हीं की पहचान है। हालांकि अध्यक्ष बनने के बाद मुझे लगता है कि उनकी पहचान तो बनी उस लिहाज से, पर हाँ, और थोड़ा हिंदी बोलते भी हैं, पर हिंदी वैसी नहीं बोलते जैसे कि मैं वही कहना चाह रहा था कि ये बहुत ज़रूरी है आज की डेट में। कांग्रेस पार्टी को अब खड़गे साहब जो कि ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं, सॉरी माफ़ करिएगा, दलित कम्युनिटी से आते हैं, जो कि 80-82 साल की जिनकी उम्र है, जो हिंदी बोल लेते हैं, जो लोकसभा राज्यसभा में लगातार दिखते रहे बीते 4-5 सालों से विपक्ष के नेता होने के नाते, जिनसे आप मतलब जिनको अगर आप कॉन्स्टिट्यूंसी वाइज घुमा देना, अगर मध्य प्रदेश के 28 ज़िले या छत्तीसगढ़ के 13 ज़िले या राजस्थान के जितने ज़िले हैं, हर ज़िले में एक रैली करा दें और उसके पीछे तस्वीर लगा दें अम्बेडकर साहब की और इसी तरह के दलित नेताओं की, बजाय सोनिया गांधी की होने या राहुल गांधी की होने के, तो आप स्थापित कर पाएंगे 24 के लिए मायावती का वोट बेस जा रहा है, जेडीएस का वोट बेस जा रहा है, अब बाइपोलर चुनाव होता जा रहा है। और बीजेपी, मुझे याद है आपने शायद अपने शो के दौरान ही इसको रखा है कि ये प्रयास करना चाहिए, और अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट जगह पर सुमित जी को बातचीत को लेकर आए हैं। 2024 के लिए क्या कोई बिसात बिछ रही है, उसके लिए अब कांग्रेस की कुछ स्ट्रैटेजी समझ में आ रही है। अब ये वैसी अविजित बीजेपी नहीं दिखाई दे रही जैसी थोड़ी अजय रथ एक तरीके से चल रहा था, तो क्या कांग्रेस इसको लेकर कुछ और प्रिपरेशन कर रही है? नहीं, निश्चित रूप से कांग्रेस की निगाह में 2024 है, लेकिन कांग्रेस फेस बाय फेस काम कर रही है। जब कर्नाटक का चुनाव हो रहा था, तो जब मैं कांग्रेस के नेताओं से 2024 की बात करता था, तो वो कहते थे भैया हमें कर्नाटक जीत लेने दीजिए, उसके बाद 2024 पर हम आपसे बात करेंगे। अब हमने जब बात शुरू की तो कहते हैं कर्नाटक तो जीत लिया, हमें मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जीतने दीजिए। राजस्थान, छत्तीसगढ़ में अपनी सरकार दोबारा बनानी है और मध्य प्रदेश को जीतना है।
ये हो जाए तो हमने कहा ये तो नवंबर दिसंबर में होंगे। तो बोले आप क्या समझते हैं, हमारी तैयारी 24 की चल रही है, लेकिन इनको जीतना इससे ज़रूरी है, अगर ये नहीं जीत पाए हम तो हमारा 24 का सारा प्लान धरा रह जाएगा। तो वो बात भी सही है, उनका कहना है कि अगर तिमाही और छमाही नहीं पास कर पाए तो जो सालाना इम्तहान जो होता है वो कैसे पास करेंगे। तो तिमाही पास कर गए, छमाही पास करनी है, उसके बाद सालाना होगा। तो अभी कांग्रेस का पूरा फोकस मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान पर है। और जैसा कि अभी आपने खुद ही कहा था डी के शिव कुमार की सेवाएं ली जा रही हैं, तो डी के शिव कुमार की सेवाएं जो उनको इलेक्शन मैनेजमेंट जो उनका जिन्होंने देखा है, वो क्या नाम है, सुनील कानूगोलू और ये नरेश अरोड़ा, वो एक सज्जन राजस्थान में काम कर रहे हैं, एक सज्जन मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी देखेंगे। तो एक तो ये तैयारी हो रही है, दूसरा जिस सफलता के साथ कर्नाटक में गुटबाजी को किनारे करके टिकटों का बंटवारा हो गया और पार्टी एकजुट होकर मैदान में गई, वही चुनौती उनके सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ राजस्थान में है। सबसे बड़ी चुनौती राजस्थान में अभी खबर आ रही थी कि वहाँ अजमेर में पायलट और गहलोत गुट के कांग्रेसियों में झगड़ा हो गया, भिड़ गए। तो ये झगड़ा भिड़ गया, इसका अभी तो सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा राजस्थान का मसला, कि राजस्थान आप कैसे जो है ये सॉर्ट आउट करोगे। सचिन पायलट की क्या भूमिका होगी, गहलोत की क्या होगी, ताकि एकजुटता दिखाई पड़े, या कम से कम एक आदमी अगर सीन से बाहर हो जाए तो दूसरा आदमी ही वही क्लैरिटी आ जाए कार्यकर्ताओं के सामने। मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में कोई झगड़ा झंझट सामने तो नहीं है इस तरह से, और सिंधिया जी थे, अगर वो होते तो जरूर एक त्रिकोणात्मक संघर्ष दिखाई पड़ता, लेकिन अभी तो उनके बीच बड़ी अच्छी मैनेजमेंट हो गया था। वो तो राज्यसभा की सीट के समय पर झंझट हुआ कि किसको मिले। हाँ, मुझे लगता है वहाँ थोड़ी अपरिपक्वता दिखाई वहाँ के नेताओं ने, सिंधिया जी ने भी, दिग्विजय सिंह ने भी और कमलनाथ जी ने भी, वरना आराम से फैसला हो सकता था। 2 सीटें तो निकल ही रही थी राज्यसभा की, जिस तरह का वो था। तो वो खैर संवादहीनता भी थी, अपना अहंकार भी था। इसलिए भी जरूरी है ये बात करना कि इन गलतियों से कितना सबक कांग्रेस लेती है आने वाले। उसमें एक परिवर्तन ही आया है तब की परिस्थितियों में, अब की परिस्थितियों में। 2018 के बाद 2019 का चुनाव जब कांग्रेस पार्टी हार गई तो राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बन गई। सोनिया गांधी की जिस तरह सक्रियता नहीं थी राजनीतिक रूप से मामलों में, तो वो पूरा एक तरह से अनाथ वाली स्थिति हो गई कांग्रेस पार्टी की, कि और सब फ्री फॉर ऑल हो गया। अब मध्य प्रदेश में अगर कोई संकट हो रहा है तो यहाँ किसी को चिंता नहीं है, न कोई अमित पटेल है, नहीं कोई बात करने वाला नहीं है, ये स्थिति हो गई। और उसका नतीजा ये हुआ कि सरकार वहाँ भी गई, कर्नाटक में भी गई, और राजस्थान में चूंकि अशोक गहलोत प्रोएक्टिव थे तो उन्होंने बचा ली अपनी सरकार। अब क्या है, अब वो स्थिति बदल गई है। एक तो खड़गे साहब के आने का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है, जो बाकी दलित इम्पैक्ट, वो इम्पैक्ट तो अपनी जगह है, संगठन का कामकाज में तेजी आ गई है। अब लोग सीधे, भाई सोनिया गांधी राहुल गांधी से मिलना एक्सेस नहीं थी, अब सीधे एक्सेस है। खड़गे साहब का घर जो यहाँ पर है राजा जी मार्ग पर, वहाँ आप जाइए तो सारे मैं देखता हूँ कार्यकर्ता जाते आते हैं, मिलते हैं। खड़गे साहब का AICC में आगे बैठते हैं, शायद हफ्ते में 1 दिन 2 दिन वो भी उनका वहाँ भी है। इस तरह से एक एक्सेस बन गई है, और जो मसले रोज़मर्रा के लटके झटके रहते हैं उन पर एक्शन हो गया। तो वो एक अनाथ वाली स्थिति नहीं है। दूसरी स्थिति ये है कि भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी के अंदर जो कॉन्फिडेंस आया है और जो उनकी एक छवि बनी है, वो भी पार्टी को ताकत दे रही है। और उससे भी जो छत्रप है वो थोड़ा सा अब और कर्नाटक की जीत ने उसमें और ऐड ऑन कर दिया है। तो मुझे लगता है अब थोड़ा जो है कांग्रेस पार्टी की स्थिति 2000 जब ये सरकारें गई थी और जो अनाथ वाली थी, उससे फ़र्क है, इसका फ़र्क भी पड़ेगा। और मैं सुमित जी की इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी खड़गे जी की सभाएं मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के मान लीजिए हर लोकसभा सीट पे या जिले में आप नहीं करा सकते हैं तो मंडल स्तर पे भी करा देगी। तो उत्तर प्रदेश का भी सजेशन मुझे याद है कि मतलब अगर मंडल, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं करते, अगर 3-4 जिलों को मिला करके एक सभा भी हो गई और सब लोग आए और अंबेडकर के साथ साथ जगजीवन राम की फोटो भी लगा दें जो उनकी पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। सुमित जी, 2024 के लिहाज से आपको कांग्रेस क्या बदली हुई लग रही है? आपको लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा जैसे और प्रयोग हो सकते हैं? हालांकि अब समय बहुत कम रह गया, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो समय आ गया है जहां पर अब कांग्रेस को तय करना है कि कैसे आगे की रणनीति बनाना है। आपको ये बदली हुई कांग्रेस लग रही है, पहले से बेहतर लग रही है? देखिए, कांग्रेस मजबूत हुई है, उसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि ममता बनर्जी का बयान आना इसके बाद कि भाई कांग्रेस जहां मजबूत है हम उसका साथ देंगे, बशर्ते बशर्ते कि वो हम जहां मजबूत है वो हमको साथ दे। तो ममता बनर्जी के टोन और टेनर में अंतर है, पहले वो नहीं मानती थी, इस तरह की बात नहीं करती थी। ऐसे ही बयान और नेताओं के भी, सबने वेलकम किया। और जो मैंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी ना, उसमें आखिर में केसी वेणुगोपाल ने कहा कि हम ऑल लाइक माइंडेड पार्टीज को स्वेरिंग इन में बुलाएंगे। तो अगर बेंगलुरु में जमावड़ा हो जाए शरद पवार, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, मायावती का,
पिछली बार भी हुआ था, कुमार स्वामी की शपथ ग्रहण समारोह में पूरी ताकत दिखी थी विपक्ष की। हालांकि अलग बात है, उसके बाद सब तितर बितर हो गया, लेकिन इस बार भी वो कोशिश कांग्रेस पार्टी करेगी और इस बार कांग्रेस का मुख्यमंत्री वहाँ बनने वाला है। तो 2024 को लेकर कांग्रेस के सबसे बड़ा काम तो ये करना पड़ेगा, जो फॉर्मूला कांग्रेस पार्टी की सोनिया गांधी का ही दिया हुआ है, मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, कांग्रेस के नेताओं को उसको समझना होगा। मैं उस चीज़ को रिपीट कर दे रहा हूँ, त्याग की बात। कांग्रेस पार्टी को अपने आप को असर्ट नहीं करना है कि हमको ये चाहिए। कांग्रेस पार्टी को बड़प्पन दिखाना है कि जहां हम नहीं जीत सकते हैं या जहां हम कमज़ोर हैं, वहां हम जो दूसरी स्थानीय पार्टी है उसके पीछे खड़े होने को तैयार है। अगर कांग्रेस पार्टी इस वाकई में इस फॉर्मूले को, जो 200 वाली सीट की हम 200 पे लड़ेंगे और 300 हम अलायंस के लिए छोड़ देंगे, अगर कांग्रेस पार्टी के नेता ये मैच्योरिटी दिखाते हैं तो हम देश में वाकई में 2024 में एक दिलचस्प चुनाव देखने वाले हैं। वरना परिस्थितियां बहुत ज़्यादा, एक चुनाव से कुछ नहीं होता। कर्नाटक पिछली बार भी उल्टा हुआ था, और तो क्या हाँ अलग होता है। तो कर्नाटक से ये मान के चलना कि सब कुछ तय हो गया, मोदी हार जाएंगे, ऐसा नहीं है। बीजेपी ने भी ब्रह्मास्त्र तो निकाले नहीं है। बीजेपी जब से नतीजा आया, बीजेपी के 2 बड़े नेता शांत बैठे हुए हैं, वो कोई रणनीति बना रहे हैं, कुछ सोच रहे होंगे, और वो जितने बड़े राजनीति के खिलाड़ी, उतना बड़ा कोई नहीं है इस देश के अंदर। तो जब मोदी और नया किसी नए गेम प्लान के साथ सामने आएंगे, अमित शाह किसी नई स्ट्रेटजी के साथ सामने आएंगे, तो उसका मुकाबला करना प्रियंका, राहुल और सोनिया के लिए आसान नहीं होगा। तो इसीलिए ये मान के चलना कि हम कर्नाटक जीत गए हैं तो हम 24 जीत जाएंगे, नहीं, ऐसा कतई संभव नहीं है। आपको भारत जोड़ो यात्रा भी निकालनी पड़ेगी, आपको रैलियां भी करनी पड़ेंगी, आपको खड़गे साहब का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सिर्फ कर्नाटक ही नहीं बल्कि पिछली बार एक चीज़ मैं और जोड़ दूँ, कर्नाटक का माप, चूंकि दरअसल कर्नाटक का एक बड़ा एक एनालॉजी में ड्रॉ कर रहा हूँ, सिर्फ एनालॉजी है, कोई भविष्यवाणी नहीं है। कर्नाटक बड़ा इस मामले में बड़ा संदेश देता है। 1977 में चिकमंगलूर से इंदिरा गांधी जीती, सुमित जी हम लोग और 1980 में कांग्रेस पार्टी केंद्र में आ गई। 1984 में तूफानी जीत हुई कांग्रेस की। 85 में रामकृष्ण हेगड़े वहाँ विधानसभा चीफ मिनिस्टर बने, और 89 में जनता दल आ गया। जनता पार्टी का अवतार, अगला अवतार जो था, और हेगड़े की भूमिका थी। उसके बाद 99 में बेल्लारी से चुनाव लड़ती है सोनिया गांधी, 2004 में कांग्रेस सरकार आ जाती है। तो ये मतलब जो है बहुत दिलचस्प है कर्नाटक का। हालांकि ये भी है, इस गणित से फिर आगे क्या नहीं, हालांकि इसका एक अपवाद भी है। इसका अपवाद भी है, क्योंकि जब मैं एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ तो अपवाद 2013 में कांग्रेस पार्टी कर्नाटक जीती, 2014 हार गई देश में। ये अपवाद भी है। तो अब इनके बीच में कहाँ जाएगा कि कर्नाटक जीती है कांग्रेस पार्टी, और जीतने के बाद वो कहाँ पहुँचेगी, क्या पहुंचेगा 24 हालांकि जैसा सुमित जी कह रहे थे, पिछली बार तो मध्य प्रदेश भी, कर्नाटक भी, राजस्थान भी, छत्तीसगढ़ भी, ये बात अलग है कि 2 राज्यों में बाद में सरकार गिर गई, लेकिन कांग्रेस का बड़ा अच्छा प्रदर्शन था। लेकिन लोकसभा चुनाव बिल्कुल अलग थे, तो कहना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन हाँ, अभी कर्नाटक के नतीजों के बाद में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ये महत्वपूर्ण राज्य है जिनमें लोगों की दिलचस्पी बढ़ गई है, खासतौर पर मध्य प्रदेश में। आपको क्या लगता है, कर्नाटक के चुनाव के जो नतीजे आए हैं, उनका इम्पैक्ट क्या आगामी विधानसभा चुनाव और फिर 2024 के चुनाव पर पड़ता आपको दिखाई देता है? क्या आपको कांग्रेस पहले से बेहतर दिखाई दे रही है, सही ट्रैक पर दिखाई दे रही है? आप अपने सुझाव जरूर लिखें। मन से उजाला कर चले, मन से उजाला कर चले, एक अमर उजाला कर चले, उजाला कर चले।